हेलो गाइस, आज मैं क्वीन ऑफ टीयर्स की पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि यूनसोंग और दहाई ह्योनो के कमरे में जाते हैं। चारों ओर चीज़ों को देखने के अलावा ये पता नहीं चल रहा है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने कमरे में कुछ लगाया है। हेइन अपनी वसीयत के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर वो ह्योनो से शादी करना चाहती थी तो उसकी माँ ने उसे वसीयत लिखने के लिए मजबूर किया था, जिसमें लिखा था कि ह्योनो के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी या पैसे नहीं होंगे। लेकिन अब हेइन वो वसीयत बदलना चाहती है और ह्योनो को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देना चाहती है। बाद में जब वो होटल वापस आते हैं तो ह्योनो ने हेइन से कहा कि वो फिर से उसके साथ एक कमरे में सोना चाहेगा, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अभी से हमेशा के लिए। अब ह्योनो हेइन की हालत को लेकर परेशान है। वो चर्च भी जाता है। हेइन को पता चला कि पहले इनकार करने के बावजूद हॉस्पिटल उस पर ट्रीटमेंट जारी रखने की तैयार है। उसके बारे में जाने बिना ह्योनो ने जर्मनी पहुंचते ही डॉक्टर से कहा था कि अगर उसने हेइन का इलाज नहीं किया तो वो उस डॉक्टर पर केस कर देगा। दूसरी ओर दहाई और ग्रेस के बीच कुछ चल रहा है। उन्हें लगता है कि वो क्वींस एम्पायर पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ह्योनो उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। दूसरी ओर ग्रेस सोचती है कि दहाई, जो कि सोचुल की वाइफ है, वो सच में सोचुल से प्यार करने लगी है। वो लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और सोचुल की मॉम ये सुन लेती है, लेकिन वो लोग बात बदल देते हैं। कहते हैं कि वो लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, सोचुल की मॉम को गलतफहमी हुई है। और ग्रेस सोचुल की मॉम को बताती है कि ह्योनो हमेशा सोचुल के काम में इन्वॉल्व होता है, जिससे कि सोचुल जो डील करना चाहता है वो पूरा नहीं हो पा रहा। इस बीच सोचुल अपने दादा को उसी सौदे के बारे में समझाने की कोशिश करता है, ये देखते हुए कि यूनसोंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस डील में। लेकिन उनके ग्रैंडफादर उन्हें याद दिलाते हैं कि यूनसोंग का पैसा कहीं से भी आ सकता है और ह्योनो हमेशा किसी भी डील को साइन करने से पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता था, तो उन्हें अब भी थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। फ्लैशबैक में हम दहाई और सोचुल के बीच बातचीत देखते हैं जब वो बच्चे थे। जाहिर तौर पर सोचुल को अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों से डर लगता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन यानी हेइन हमेशा उसे परेशान करती थी। लेकिन सोचुल को ये नहीं पता कि दहाई भी असल में 5 साल बड़ी है उससे। इसके अलावा दहाई ने ऑर्फनेज में अपनी पहली मुलाकात में सोचुल को प्रपोज किया था शादी के लिए, जब सोचुल रो रहा था क्योंकि उसके सिर में चोट लग गई थी। दहाई को एहसास हुआ कि सोचुल एक अमीर बच्चा था। ये तब की बात है जब वो शायद 9 या 10 साल के थे। वर्तमान समय में सब खाना खाने बैठे हैं। सोचुल के दादा पूछते हैं कि क्या सोचुल के बेटे का डीएनए टेस्ट किया गया था, ये देखते हुए कि वो अपने पिता के ऑपोजिट है। सोचुल का बेटा काफ़ी सुंदर और स्मार्ट है। सोचुल इंसल्टेड फील करता है और अपनी पत्नी और बेटे को वहाँ से ले जाता है। जब सोचुल के दादा ने पूछा था डीएनए टेस्ट के बारे में, तो ग्रेस और दहाई थोड़ा घबरा जाते हैं। तो क्या ये बच्चा सच में सोचुल का नहीं है? ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि ये लोग कागजात के साथ आसानी से गड़बड़ कर सकते हैं। इस तरफ जर्मनी में हेइन और ह्योनो एक दूसरे के साथ सच में खुश लगते हैं। वो कुछ ऐसी जगहों पर जाने का फैसला करते हैं जहां वे अपनी हनीमून के दौरान गए थे। वो उस पुल पर लगे ताले को भी तलाश करते हैं जिसे उन्होंने 3 साल पहले लगाया था, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। हम समझते हैं कि हेइन असल में मरने से डरती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ है और क्योंकि वो पूरी जिंदगी अकेली रही है और केवल काम में ही बिजी रही है, वो आखिरकार थोड़ा जीना सीख रही है। हॉस्पिटल में अपने इलाज से ठीक पहले हेइन को एक लड़के को हॉस्पिटल से बाहर भागते हुए देखती है।
वो बिना किसी को बताए उस लड़के का पीछा करती है। ह्योनू को बहुत बाद में पता चलता है कि हेन बाहर गई है और ह्योनू उसकी तलाश में 1 घंटा बिताता है। आखिरकार हेन कहीं से आ जाती है और ह्योनू से कहती है कि उसे भूख लग रही है। कुछ देर बाद हेन ह्योनू को बताती है कि उसने अपने बड़े भाई को हॉस्पिटल में देखा और उसके पीछे पीछे चली गई। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी जिंदगी उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। घर वापस आकर होंगमांटे को ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। ऐसा लगता है कि क्वीन एम्पायर्स अब उलझन में है और उन्हें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि ये सब कौन कर रहा था। जब वो अपनी पत्नी से इसके बारे में बात कर रहा होता है तो वो कुछ गिराने का नाटक करती है और फिर उसे टेबल पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलती है। जाहिर है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक छोटे दायरे में मॉनिटर होता है, इसलिए मॉनिटर घर में ही कहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ह्योनू के कमरे में पाया गया। दहाई और योनसोंग शायद पहले कमरे में यही कर रहे थे। हेन की मां ने उसे फ़ोन किया और बताया कि उसका पति परिवार के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती और सबूत मांगती है। फिर उसकी मां ह्योनू को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन हेन उसे जवाब ना देने के लिए कहती है और शहर में डेट की रात के लिए दोनों को फ़ोन बंद रहती है। फैमिली ने ह्योनू के कमरे की तिजोरी तोड़ दी और वहां तलाक के कागजात पाए गए। दूसरी ओर ब्योमजा को अपने डिटेक्टिव से पता चलता है कि उसकी सौतेली मां सोल्ही असल में सोल्ही नहीं है बल्कि सोन्योंग है। वो किसी और की आइडेंटिटी ले रही है जिसकी 30 साल पहले डेथ हो गई है। इसके अलावा वो जेल गई और वहां रहने के दौरान उसे एक बच्चा हुआ। क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड 6 के अंत में ह्योनू कबाब के लिए लाइन में खड़ा होता है। वापस आते समय उसे उनके नाम वाला छोटा सा ताला मिलता है और वो उसकी तस्वीर लेता है। इस तरफ हेन को उसकी माँ से एक मैसेज मिलता है। यह तलाक के कागजात की तस्वीर है और हेन का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। जब ह्योनू उससे बात करने की कोशिश करता है वो खाना और गुलदस्ता दोनों गिराकर दूर चली जाती है। वो उससे ये बताने के लिए कहती है कि ये सच नहीं है और ये भी किसी और द्वारा लगाया गया था, लेकिन ह्योनू झूठ नहीं बोलता। वो उसे पहले ना बताने के लिए माफ़ी मांगता है। हेन डिवोर्स पेपर्स के बारे में ह्योनू से बात करती है और उससे ये कहने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि ये डिवोर्स पेपर सच नहीं है, लेकिन ह्योनू ने अपनी बीमार पत्नी से झूठ नहीं बोलने का फैसला किया। ह्योनू ने डिवोर्स ना करने का फैसला किया क्योंकि उसे अगले 3 महीने तक हेन के साथ रहना था। अब ह्योनू को हेन के लिए अपनी फीलिंग्स रियलाइज हुई है। ह्योनू ने हेन को ये कहकर मनाने की कोशिश की कि उनका ताला अभी भी वही है, लेकिन जब वो होटल लौटते हैं तो हेन उसके पास से निकल जाती है। अचानक हेन खुद को सड़क के बीच में पाती है, आने वाले कार के ठीक सामने। ह्योनू उसे समय रहते बचा लेता है और हेन उससे कहती है कि अब उसे बचाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो उसे मरने देना चाहिए। हॉस्पिटल में ह्योनू को पता चला कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है और हेन सड़कों पर उस तरह चल रही है। इसका मतलब है कि हेन अब जीना नहीं चाहती, जिससे उसके शरीर के लिए ठीक होना मुश्किल हो रहा है। ह्योनू हेन को कहता है कि हेन को जिंदा रहना होगा ताकि वो उसे बर्बाद होता हुआ देख सके। ह्योनू का दावा है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती क्योंकि इसका मतलब खुद ह्योनू की जीत होगी। ह्योनू हेन को बताता है कि पिछले कुछ साल से उस घर में रहकर उसे कैसा महसूस हो रहा था। यह सब सुन के हेन को गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो ह्योनू को बर्बाद कर देगी। घर वापस आकर दाहाई अपने सोचुल के बारे में सोच रही है। शायद दाहाई सोचुल को सच में लाइक करने लगी है। इनोसेंट सोचुल सोचता है कि उसकी चाची ब्योमजा और ह्योनू ने मिलकर उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें रात में बात करते हुए देखा था। ये तब था जब उसकी चाची ने हेन को अकेले जर्मनी भेजने के बारे में ह्योनू से बात की थी। घर पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि इल्लीगली पैसे रखने के मामले में किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए।
जाहिर तौर पर कोई खुद पर ब्लेम लेना नहीं चाहता, इसलिए सभी सोचुल को इसका ब्लेम लेने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर योनू और हेइन के घर लौटते ही सोचुल और युनसोंग के बीच डील कंप्लीट हो चुका है। युनसोंग का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। घर पर सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि योनू ने तलाक लेने के लिए सोचा, इसके लिए उसको कैसे पनिशमेंट दिया जाए। सबसे पहले उन्हें वो सब कुछ पता लगाना होगा जो वो कर रहा है, इसलिए वो उसको फॉलो करेंगे और उसके काम का ऑडिट भी करेंगे। दूसरी ओर सोचुल योनू को याद दिलाता है कि वो उसकी जगह नहीं लेगा, लेकिन योनू उसे योनसोंग से सावधान रहने के लिए याद दिलाता है। जब योनू को चेयरमैन से मिलने के लिए कहा जाता है तो उसके पास ये बताने के लिए तस्वीर तैयार होती है कि ये इलीगल पैसे में कौन शामिल हो सकता है, लेकिन एकमात्र समस्या ये है कि वो नहीं जानते कि चेयरमैन के कमरे में किसने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई। वो इसका जवाब ढूंढने के करीब है। इस बीच ब्योमजा सोली से ये कबूल कराने के मिशन पर है कि उसका एक बेटा है, या वो पिछले 20 साल से परिवार को धोखा दे रही है, क्योंकि ब्योमजा के पास उससे छुटकारा पाने का कोई और तरीका नहीं है। इस बीच हेइन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है और हेइन योनू को कहती है कि उसे तब तक यहाँ रहना होगा जब तक वो ये तय नहीं कर लेती कि वो डिवोर्स पेपर्स कब फाइल करेगी। योनू को इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर इसका मतलब हेइन की सेफ्टी है, लेकिन वो उसे योनसोंग से दूर रहने के लिए कहता है। हेइन कहती है कि उसे धोखा देना आसान नहीं है, लेकिन योनू उसे याद दिलाता है कि उसने खुद उसे काफ़ी आसानी से धोखा दिया है। काम पर हेइन अपने सबसे ग्लैमरस और फैंसी कपड़े पहनती है, जिससे सभी एम्प्लॉइज को काफ़ी डर लगता है। हेइन केवल तभी ऐसी फैंसी कपड़े पहनती है जब वो सच में गुस्से में होती है। अगले कुछ दिनों में हेइन ऑफिस पर योनू के लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए सब कुछ करती है, इतना कि दोनों की टीम मेंबर्स को भी चिंता होने लगती है और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हेइन और योनू एक दूसरे से ना टकराएं। इस बीच इलीगल फंड्स के लिए जो इंसान जिम्मेदार है वो ग्रेस की मदद से देश छोड़ देता है। युनसुंग को पता चल गया है कि हेइन बीमार है। दाहाई सोचुल का एक नया रूप देखती है जो अपने बेटे की सही देखभाल करने के लिए हर कोशिश करना चाहता है, इसलिए वो सोचुल को छोड़ के न्यूयॉर्क जाने के बारे में परेशान है। दाहाई को न्यूयॉर्क बस 2 हफ्ते में जाना है। डिटेक्टिव से हेइन के पिता को पता चला कि योनू के लाइफ में कोई दूसरी औरत नहीं है, वो बस अकेले घूमता है और हर दिन एक ही जगह पर पैसे खर्च करता है। वो बिल्लियों को खाना खिलाता है और रेस्टोरेंट में अकेले खाना पसंद करता है। दूसरी ओर हेइन को पता चलता है कि योनू क्वींस ग्रुप के एम्प्लॉइज के लिए हेइन के नाम पर अंतिम संस्कार घरों में फूल भेज रहा है। वो योनू से कहती है वो खुद को एक अच्छा इंसान दिखाने के लिए जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे कभी माफ नहीं करेगी या ये नहीं भूलेगी कि उसने उसका साथ क्या किया है। उसका साथ तब छोड़ा जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। योनू की चेतावनी के बावजूद हेइन डिनर के लिए योनसोंग से मिलती है और काम के बारे में कुछ डिस्कशन के बाद योनसोंग हेइन को योनू से डिवोर्स लेने के लिए कहता है। हेइन वहां से चली जाती है क्योंकि उसे योनसोंग की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। हेइन बाहर निकलते ही बीमार महसूस करने लगती है और जब वो अपनी दवा के लिए अपने बेड में देखती है तो वो गायब होती है। दूसरी ओर योनू को पता चलता है कि योनसोंग एक अनाथ था और उसे 12 साल की उम्र में गोद लिया गया था। उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स दोनों की नशे में गाड़ी चलाने की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उन दोनों ने कभी शराब नहीं पी थी। बाद में घर पर योनसोंग को लगता है कि कोई उसके घर में घुस गया है, लेकिन ये पता चलता है कि सोल ही योनसोंग की असली माँ है और उसने उन्हें एक खुशहाल जीवन देने के लिए ये सब प्लान बनाई थी। उनका अंतिम लक्ष्य क्वीन एम्पायर्स पर और घर पर कब्जा करना है ताकि वो हमेशा खुशी से रह सके। हम देखते हैं कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड बनने से पहले उसे घर में किस तरह तकलीफ सहना पड़ा, लेकिन चेयरमैन अभी भी अपने परिवार में फंसा हुआ है और वास्तव में उसे अपने परिवार के रूप में नहीं देखता। डील को सील करने के लिए योनसोंग ने अपनी माँ से कहा कि उसे चेयरमैन के बजाय जेल जाने की बात करनी चाहिए, जो वो करती है।
इस तरफ ह्योनू हेइन को तेज बारिश में बिल्ली को खाना खिलाते हुए पाता है। ह्योनू उससे पूछता है कि उसकी कार और कहाँ है। वो नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन अचानक वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लगती। ह्योनू हैरान होता है जब हेइन कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जर्मनी जा सकते हैं वो लोग और वही ठीक हो जाएगी। ह्योनू हेइन से माफ़ी मांगता है, लेकिन हेइन को नहीं पता कि ह्योनू क्यों माफ़ी मांग रहा है। वो उसे गले लगाती है और चिंता ना करने के लिए कहती है। असल में हेइन की याददाश्त जाने लगी है और यहीं पे पार्ट 3 एंड होती है।